Hello students, I am Pooja and welcome back to you on YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम वो सबसे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम जो है समझेंगे। क्वेश्चंस का पता लगेगा कौन सी वो 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में जिनके आने का चांस 80 to 90% है। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लोगे और समझ लोगे तो आपका सिलेबस भी 80 to 90% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आप जानते हो, अगर आप ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे हो तो, कि जो हम एक नोट्स है, जैसे आप यहाँ से नोट्स परचेज करते हो तो 1 नोट्स की वैल्यू 45 रुपीज़ है। ठीक है, जो कि बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली हमने जो है प्राइस लगाया है। अगर आप एक से ज़्यादा नोट परचेज करोगे तो आपको 40 रुपीज़ पर नोट्स पे करना है। और अगर आप 5 से 6 नोट्स का कॉम्बो खरीद रहे हो, मान लो कि अगर आप 5 नोट्स खरीद रहे हो तो आपको 4 नोट के पैसे पे करने पड़ेंगे और एक नोट आपको ऑन द हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर आप 6 नोट परचेज कर रहे हो तो आपको 5 के पे करने हैं पैसे एंड एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ये ऑफर चल रहा है। लेकिन एक सबसे अच्छी गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है कि मैं ना इस वीडियो के दौरान आपसे कोई भी कहीं पे भी बीच में शुरू से लेके आखिरी तक कहीं पे भी 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, जो कि हमारे इन क्वेश्चन से ही रिलेटेड होंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जो भी पर्सन इन 3 क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले देगा, कैसे, कमेंट करके जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसको जो है ये नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो है वो पहले 3 स्टूडेंट्स को ही मिलेंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है आपने, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भारत में राजनीति प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। ठीक है, ये आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया, व्हाट वर द रीजंस फॉर इट्स डिसिप्लिन, डिस्कस, critically examine the Congress system, how has the rise of regional parties in India contributed to the decline of one party dominance। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, भारत में कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उसके पतन में क्या कारण है, विवेचना कीजिए। कांग्रेस व्यवस्था की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। भारत में क्षेत्रीय दलों का उत्थान एक दलीय प्रभुत्व के पतन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कांग्रेस सिस्टम, क्या समझते हैं आप कांग्रेस सिस्टम से, और आपको जो समझ में आ रहा है उस तरीके से आपने इसको एनालाइज करना है। ठीक है, और हाउ हैज़ द राइज ऑफ रीजनल पार्टी इन इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। पहले क्या होता था, शुरू में हम 1 पार्टी डोमिनेंस चलता था कि एक ही पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर राज करेगी। लेकिन ओवर द ईयर्स राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़ का क्या मतलब है कि एक ही प्रमुख से, यानी कि एक ही इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्टीज़ का ऑर्गेनाइज होना, उसने जो है किस प्रकार से मतलब कि कंट्रीब्यूट किया है, या फिर हम कह सकते हैं किस तरह से उसने डिफरेंस डाला है 1 पार्टी डोमिनेंस में। ठीक है, 1 पार्टी डोमिनेंस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा एक ही पार्टी चलाएगी। पहले क्या, अभी क्या चल रहा है कि अलग अलग पार्टीज़ हैं, अलग अलग वोट्स होता था, लेकिन पहले क्या होता था कि एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी सब कुछ डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। जैसे आपको पता है, प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द टर्म Congress system refers to the political arrangement that prevailed in India for the nearly 3 decades after independence, during which the Indian National Congress dominated national and state politics। जो कांग्रेस सिस्टम है वो एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इंडिया के अंदर है पिछले 30 सालों से, 30 डिकेड से आफ्टर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किस पर डोमिनेट करती थी, नेशनल, यानी कि हमारे जितने भी नेशनल इश्यूज़ होते हैं या फिर डेवलपमेंट होता है, एंड स्टेट डेवलपमेंट।
ठीक है। ये सब जो है कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है। यहाँ पे आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं जाना, आपको कांग्रेस सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस सिस्टम वॉज मियरली वन पार्टी रूल बट अ ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क वेयर कांग्रेस एक्टेड एज द सेंट्रल फोर्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर जो है ये अलग अलग तरीके से बिहेव करती थी। ये मियरली, अभी आप जो डेफिनेशन वन पार्टी रूल जिस तरह से समझ रहे हो वो नहीं है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। ये वन पार्टी रूल का मतलब क्या है कि ये एक ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल पीपल जब एक पार्टी के अंदर आके नेशनल एंड स्टेट को जब डिसाइड करते हैं, जब वहाँ के रूल्स को एंड जब वहाँ के लॉज को डिफाइन किया जाता है, उसे पॉलिटिकल या फिर उसे कांग्रेस सिस्टम कहा गया है। ओवर टाइम हाउएवर दिस सिस्टम डिक्लाइन ड्यू टू द सेवरल पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ओवर द टाइम कांग्रेस सिस्टम जो वन पार्टी सिस्टम है वो फेल हो रहा था। क्यों हो रहा था? बहुत ही पॉलिटिकल और सोशल रीजंस थे उसके, लीडिंग टू द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एज वेल एज कम्पिटेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हर तरह के लोगों ने, इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर है बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी कस्टम्स एंड बहुत सारी रिलीजन्स। हर रिलीजन ने अपना एक लीडर तय करना स्टार्ट कर दिया। हर रिलीजन ने कहा कि हम इनकी बात क्यों मानी, और जब बहुत सारे रिलीजन एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो इट इज़ नेचुरल टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स। मेन रीज़न क्या था? इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। ये मैं आपको इसका सार बता रही हूँ, इसकी समरी बता रही हूँ। मेनली इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो इंडिया जो है वो एक बहुत सारे रिलीजन है इसके अंदर, ठीक है। और जितने ज़्यादा रिलीजन्स होते हैं उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ चाइना का। चाइना के अंदर आपको कोई भी मल्टीपल पार्टी नहीं मिलेगी। चाइना के अंदर एक ही पार्टी रूल करती है, ठीक है। क्यों करती है, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि चाइना के अंदर ना आपको बहुत सारे रिलीजन्स नहीं मिलेंगे जो कि उसको चैलेंज कर पाए, ठीक है। तो वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल चल रहा है एंड उस तरह से वो आगे कितना बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हमारी इंडिया के अंदर ही इतनी ज़्यादा पार्टीज़ हैं, इतने ज़्यादा डाइवर्स हमारी कंट्री है कि उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होते हैं, जिनमें से एक शॉर्टकमिंग ये है कि हमारा जो है, हमारे पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स बहुत हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को थोड़ा डाउनग्रेड कर रहे हैं। नॉट इन द लिटरल सेंस बट समवट कि हमारी डेमोक्रेसी कुछ जगहों पे डिक्लाइन होती जा रही है। तो उसका मेन फैक्टर ये है, ठीक है। मेन बॉडी अब हम जो है डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम डिनोट्स एज अ पॉलिटिकल सिचुएशन वेयर कांग्रेस पार्टी फंक्शन एज डोमिनेंट पार्टी। कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल कोई भी चीज़ चल रही है उसके अंदर जो है ये पार्टी इकलौती पार्टी, डोमिनेंट पार्टी जो है वहाँ पर रूल करती है। डोमिनेंट पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा सीट हो। आज के टाइम पे हर स्टेट की एक पार्टी होती है, राइट, कि जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वही जो है पार्टी डोमिनेंट पार्टी कहलाती है, जो कि ज़्यादातर में बीजेपी है, राइट। कांग्रेस वॉन रिपीटेड इलेक्टोरल विक्ट्रीज। उस टाइम पे कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल विक्ट्रीज जो है हासिल की थी। इलेक्टोरल विक्ट्रीज का क्या मतलब है? वोट्स, सबसे ज़्यादा वोट्स जो है कांग्रेस की आई थी, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज वर वीक एंड फ्रेगमेंटेड, क्योंकि नई पार्टीज स्टार्ट हुई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी और फ्रेगमेंटेड थी, यानी कि उनका ना एक प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ करता था, ठीक है। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र की प्रतीक बनी, ठीक है। तो जो पार्टीज है वो शुरू हुई है तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी। और फ्रेगमेंटेड का मतलब है यहाँ पे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग चल रहा था, मतलब एक दूसरे की बात नहीं मान रहे और अपना ही किए जा रहे हैं। तो वहाँ से जो एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पा रहा था, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए वो क्या थे? वीक थे। उस टाइम पे उनकी क्या ज़रूरत थी? उनको एक लीडर पार्टी की, ठीक है। इंटरनल
फ्रैक्शंस विद इन कांग्रेस ऑफन सब्सटीट्यूटेड फॉर ऑपोजिशन। जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरनल फैक्शंस जो है कांग्रेस के अंदर लीडर्स हैं वो ही एक दूसरे की बातों पे कभी कभी नहीं एग्री कर रहे होते हैं। इट प्रॉम्प्टेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन जब एक ही पार्टी रूल कर रही होती है तो वहाँ से क्या आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, जब एक ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले बहुत सारे लोग नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेबिलिटी को और नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करते हो। फीचर्स ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र की लिमिटेशंस के अंदर होकर जब एक पार्टी डोमिनेट करती है, एक पार्टी रूल करती है, उसे जो है कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। वीक बट लेजिटिमेट ओपोजिशन, वीक है लेकिन लेजिटिमेट है, लायक ओपोजिशन है। ब्रॉड सोशल रिप्रेजेंटेशन, स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब किसके हैं, कांग्रेस सिस्टम के। जब कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था तब क्या होता था, कांग्रेस प्रणाली के पतन के कारण। ठीक है, तो कॉज ऑफ डिक्लाइन इन कांग्रेस सिस्टम डिक्लाइन होना क्यों शुरू हुआ, मल्टीपल पार्टीज क्यों आनी शुरू हुई। लीडरशिप क्राइसिस आफ्टर नेहरू एंड शास्त्री, नेहरू और शास्त्री के जाने के बाद जो है लीडरशिप क्राइसिस आ गए, यानी कि उनको एक प्रॉपर लीडर नहीं मिल पा रहा था। वो लोग जो लोगों को लीड कर सके, जो उनको डायरेक्शन बता सके, वो सही इंसान नहीं मिल रहा था। फैक्शनलिज्म विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लोग ही एक दूसरे को नहीं पसंद कर पा रहे, एक साथ काम नहीं कर पा रहे, कोऑपरेट नहीं कर पा रहे। इकोनॉमिक चैलेंजेस आफ्टर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है, ओवर द टाइम चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। उस टाइम पे इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस यानी कि डेवलपमेंट चैलेंजेस। ठीक है, इमरजेंसी 1975 टू 1977 अंडरमाइंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने जिसको लागू किया था 1975 से 1977 तक, उसको जो है उसने अंडरमाइन किया है डेमोक्रेटिक वैल्यू को। ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं हुई, जस्ट बिकॉज एक प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि इमरजेंसी है तो उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जबकि वो जो है एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था दो पार्टीज़ के अंदर। आई होप आपको इमरजेंसी पता होगी। ठीक है, ओके। और राइज ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, राइज ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब है कि हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारे जो है लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, लेकिन जब उनको पॉलिटिक्स के बारे में पता लगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तब भी जो है डिक्लाइन आने लगा कांग्रेस सिस्टम में, क्योंकि लोगों को पता था कि ये चीज़ जो है वो गलत हो रही है। ठीक है, क्षेत्रीय दलों का उदय और कांग्रेस प्रभुत्व का पतन। रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन डिक्लाइन, रीजनल पार्टीज का, हर रिलीजन की एक पार्टी है, उसका क्या जो है कंट्रीब्यूशन था कांग्रेस के डिक्लाइन होने में। रीजनल पार्टीज आर्टिकुलेटेड लोकल एंड रीजनल इश्यूज, हर एक पार्टी ने अपने लोकल जो है इश्यूज को बताना स्टार्ट किया। पार्टीज लाइक डीएमके, अच्छा ये पार्टीज आप इनका ध्यान रखना, ठीक है, अगर आपको सारे नहीं रहते तो कम से कम डीएमके एंड टीडीपी जो है याद रखना। पार्टीज लाइक डीएमके, अकाली दल एंड टीडीपी गेन प्रोमिनेंस। उस टाइम की जो पार्टीज थी डीएमके, अकाली दल एंड टीडीपी ने प्रोमिनेंस जो है बढ़ना स्टार्ट किया। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड रीजनल स्ट्रेंथेंड, जो पॉलिटिक्स थी वो लैंग्वेज के, जैसे मैंने बताया अलग हर एक रिलीजन के इंसान ने ना अपनी ही जो है एक ग्रुप लीडर को बना लिया है, तो वैसे ही हर एक लैंग्वेज के इंसान वाले लोगों ने अपनी अलग अलग जो है लीडर को चुनना स्टार्ट किया, अलग अलग अपनी पार्टी बनाई, जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और कोएलिशन पॉलिटिक्स replaced सिंगल पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, डेमोक्रेटिक बट सेंट्रलाइज्ड इन नेचर। कांग्रेस सिस्टम क्या था, डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र तो था, ठीक है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड इन नेचर था, यानी कि उस टाइम पे कोई बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था लोगों के साथ।
ठीक है, प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी बट लिमिटेड पॉलिटिकल कंपटीशन। अब क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत कम था इसीलिए वहाँ पर स्टेबिलिटी थी, ठीक है। डिक्लाइन लेड टू अ मोर पल्सरेट्रिक डेमोक्रेसी। अब डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि मल्टीपल लीडर्स का आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मल्टीपल लीडर्स आए, सबने अपना अपना ओपिनियन देना स्टार्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, तो डेमोक्रेटिक जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ गई, ठीक है। कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे? हमने ऊपर जो भी पढ़ा है उसको सिर्फ 4 से 5 लाइन में आप जो है कंक्लूड कर दो कि जो है सेंट्रल जो है कि हम यहाँ पे कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं भी, आप कांग्रेस सिस्टम को आप डिफाइन करो, उसका क्या रोल रहा है डेमोक्रेसी के डिक्लाइन होने में, और जो है उसका आगे क्या रोल रहा है जो हमने डिफाइन किया है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख देना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Discuss the various stages of federal reorganization of states in India. Has it satisfied all of Indian regional aspirations? Define all the welfare state. What is the regulatory framework of the state and what are the instruments of coercion? Explain with examples. भारत में राज्यों के संघीय पुनर्गठन के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। क्या इनसे भारत की सभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुष्टि किया है? कल्याणकारी राज्य की परिभाषा, राज्य का नियामक ढांचा क्या है और इसके दबाव के उपकरण कौन से हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या डिफाइन कर रहे हैं? अलग अलग स्टेट्स क्यों बनाए गए हैं, ठीक है। क्या उनको बनाने से कोई फ़ायदा हुआ है तो क्या फ़ायदा हुआ है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, स्टेट्स को जो है रीऑर्गेनाइज किया है, उनकी जो है लिमिटेशंस है, उनकी बाउंड्री को दोबारा डिफाइन किया गया है। क्या जिस कारण से इन्होंने ये सब एक्शन लिया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको रीऑर्गेनाइज किएंगे, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर इन्होंने ऐसा किया भी तो इसका रिजल्ट क्या निकला है? क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। बेसिकली दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। In post-independence India, the role of the state has evolved significantly. On one hand, the federal reorganization of states aimed to accommodate regional aspirations, while on the other, the Indian state adopted the model of welfare state to ensure the social and economic justice. जो इंडिया ने इतने सारे स्टेट्स को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करने का रीज़न था कि हर एक स्टेट जो है अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को डिफ़ाइन करता है। इन्होंने इस अकोमोडेशन करने के लिए, लोगों को एक जगह पे इकट्ठा रखने के लिए जो है इन स्टेट्स को डिवाइड किया, ठीक है। Both development reflect India's attempt to balance unity, diversity and governance in welfare. इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंडिया जो है यूनिटी चाहता है कि सभी लोग एक साथ रहें, डाइवर्सिटी चाहता है कि वो मिलके रहें, एंड वेलफेयर चाहता है सबका भला हो, ठीक है। तो बेसिकली अभी आज के टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? अगर आप वेस्ट बंगाल जाओगे तो आपको सिर्फ बंगाली लोग, लगभग बंगाली लोग मिलते हैं। अगर आप हरियाणा जाते हैं तो आपको हरियाणवी लोग मिलेंगे, हिमाचल के अंदर जाओगे तो हिमाचली लोग मिलेंगे। तो ये सब क्या है? ये रिलीजन के बेसिस पे लोगों को, रिलीजन एंड लैंग्वेज और रिलीजन दोनों के बेसिस पे स्टेट्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब हम मेन बॉडी पे आते हैं। Stages of federal reorganization of states in India. The reorganization of Indian states took place in several phases. अच्छा, इसकी भी phases हैं, ये एकदम में ही नहीं हुआ है ये काम। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन फेज, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज कब तक है? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को याद रखना कि आपको ये नंबर्स लिखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको इन फेजेस को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप ये मेन भी लिख दोगे ना तो भी आपको बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, जब बिल्कुल भारत आज़ाद ही हुआ था तब हमने इनको स्टार्ट किया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिसाइजली स्टेट्स,
उस टाइम पे डिफाइन किया गया था, उस टाइम पे शुरुआत की गई थी उनको डिफाइन करना। लिमिटेशन अटेंशन टू द लिंग्विस्टिक डिमिन्योर, मतलब अलग अलग लोगों को ऐसे अलग अलग जगह पर नहीं कर सकते थे, उसे स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल था। सॉरी, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो है कब हुआ था? 1956 में हुआ था, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, अब उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो है कमीशन बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेगा, पहले उसका मैप बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिफाइन किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज़, रिलीजन के बेसिस पर रीजनल आइडेंटिटीज़ बनाई गई कि उस टाइम पे ऑलरेडी, क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते थे, तो उन कम्युनिटीज़ को ही डिफाइन कर दिया कि ये लोग इस रिलीजन को और इस लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बनाया। लेटर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब फाइनली उन्होंने इस चीज़ को लागू किया, अब तक उन्होंने यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को, आइडिया को जो है रियलिटी बनाना चाहा, यहाँ पे उसका स्टार्ट किया और यहाँ पर वो जो है उसको आगे ले जा रहे हैं। लेटर रीऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कब हुई? उत्तरवर्ती पूर्ण गठन जो है 1960 से 2000 के बीच में हुआ। क्रिएशन ऑफ स्टेट्स लाइक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। स्टार्टिंग कौन से स्टेट से हुआ? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी कि नॉर्थ पोल वाले सभी के सभी स्टेट्स। एड्रेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट नीड्स, और जैसे जैसे इन्होंने जो है इन स्टेट्स को बनाया तो उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और उन सब में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, शॉर्टकमिंग्स को उनको अपना पता लगा। अनफुलफिल्ड रिलीजन एस्पिरेशंस, डिमांड सच एज गोरखा लैंड एंड विदर्भा कंटिन्यू। आज के टाइम पे भी गोरखालैंड और विदर्भा जो है वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं, ठीक है। दस वाइल मैनी एस्पिरेंट्स वर मेट, नॉट ऑल रिलीजन डिमांड्स वर सेटिस्फाइड। उन्होंने कोशिश तो सबका पूरा करने की लेकिन इट्स ऑब्वियस दैट सबका नहीं हुआ, ठीक है। मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है? अ वेलफेयर स्टेट इज द वन दैट एक्टिवली वर्क्स फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। वेलफेयर का मतलब है एक वो स्टेट, वेलफेयर यहाँ पे कौन से होते हैं? स्टेट्स होते हैं। तो एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जो अपने सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन वेलबींग पे फोकस करे, उसे जो है वेलफेयर कहा जाता है। प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज, इसके अंडर क्या क्या आता है? वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? बेसिक सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना होता है। सोशल सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी, ये चीज़ें जो हैं स्टेट लॉ के अंदर आती हैं, ठीक है। स्टेट लॉ के अंदर आती हैं क्या क्या? प्रोविजनल ऑफ बेसिक सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अ स्टेट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अ स्टेट यानी कि राज्य का नियामक ढांचा। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेफर्स टू द मैकेनिज्म थ्रू विच द स्टेट रेगुलेट सोसाइटी एंड इकोनॉमी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक वो मैकेनिज्म, एक वो तरीका जिसके द्वारा एक स्टेट जो है अपनी सोसाइटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है कैलकुलेट करता है। किससे करेगा? सबसे पहले तो क्योंकि वो हो जाए तो वो लॉ लगाएगा, रूल्स लगाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन को करेगा कि क्या क्या ग्रोथ हो रही है, क्या क्या जो है हो रहा है, उसे जो है वो रिकॉर्ड करेगा। जुडिशरी, एक जज बनाएगा, एक कोर्ट बनाएगा। क्यों बनाएगा? ताकि जहाँ पे जिसके साथ गलत हो सकता है, गलत हो रहा है। जुडिशरी क्या होती है? लॉ क्या होता है कि जुडिशरी का मतलब होता है कि एक वो संविधान, ऐसे लोग जो ये इंश्योर करते हैं कि सिटीजन जो है लॉ को अबाइड करे, ठीक है, लॉ को माने, स्वीकार करें। पब्लिक पॉलिसीज एंड स्कीम्स, जो कि पब्लिक पॉलिसीज और स्कीम्स को निकाले कि जो लोग जो है एंटायरली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट उनके बारे में भी सोचती है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रेशर अंडर द स्टेट, राज्य के दबाव के उपकरण क्या होता है? टू एनफोर्स रेगुलेशन द स्टेट्स यूजेस वेरियस इंस्ट्रूमेंट। स्टेट क्या क्या यूज़ करता है? मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि लीगल इंस्ट्रूमेंट, लॉज और पेनल्टीज़ को डिफाइन करता है ताकि सभी लोग चले। अब अगर आप कहोगे कि गाड़ियों को जो है एक लाइन में लगाना चाहिए, भाई ट्रैफिक क्रिएट मत करो, लोगों को सड़क क्रॉस करने के लिए जगह दी जाए, आपके कहने से कोई नहीं करेगा। लेकिन
क्यों रुकते हैं लोग? क्योंकि पेनल्टी होती है। अगर आपने रेड लाइट आने पर अपनी गाड़ी को नहीं रोका तो आप पे चालान कटेगा, आपकी गाड़ी के पैसे कटेंगे, ठीक है। तो ये वो पेनल्टीज़ होती हैं जो लोगों को अबाइड करवाने में लोगों को मजबूर करती हैं। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट पैसा बना सकती है। तो आपसे जो है हम लोगों को और गवर्नमेंट जब एक साथ चलती है तब जो है किसी भी कंट्री का फ़ायदा होता है। तो टैक्सेशन और सब्सिडीज़ को लगाया गया ताकि हमारे जो है डेवलपमेंट हो सके। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये टैक्सेशन कोई नया वर्ड नहीं है, ये काफ़ी टाइम से, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, तो तब से ये चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट, पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या है? पुलिस जो इंश्योर करती है कि लोग को अबाइड करें और जो नहीं करते उनको पनिशमेंट देती है। ब्यूरोक्रेसी जो उनका क्राइम डिसाइड करती है। आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एजुकेशन, मीडिया। आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? जो लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन और मीडिया। एग्जाम्पल्स, जीएसटी एज एन इकोनॉमिक रेगुलेटरी टूल। अभी जो एक नई चीज़ लागू हुई है दैट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? एक रेगुलेटरी टूल है। एजुकेशन पॉलिसी फॉर सोशल रिफॉर्म, ठीक है। कंक्लूजन क्या लिखना है? अभी हमने जो सीखा है, कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो? आप ये जो है लिख सकते हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा था, ठीक है, उसके क्या क्या हमने किन किन चीज़ों को हमने जो है डिसाइड किया। तो हमने क्या डिसाइड किया? हमने अलग अलग स्टेट्स को करना डिसाइड किया। फिर लॉ को अबाइड करने के लिए लोगों को क्या क्या रूल्स फॉलो करने के लिए करने पड़ेंगे वो हम लिख सकते हैं। कंक्लूजन बेसिकली आप कोई भी छोटा सा पार्ट उठा के आंसर का लिख दो, जैसे आपके टीचर जो आपका आंसर चेक कर रहा है वो कंक्लूजन देख के समझ जाए कि आपको क्या क्या आता है। आप जो है यहाँ पे अपने वो भी लिख सकते हैं, आप अपनी हेडलाइंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन द इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ इंडियन वोटर्स, ठीक है। व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटर बिहेवियर इन इंडिया। भारतीय मतदानों की चुनावी व्यवहार में समकालीन प्रवृत्तियां कौन सी हैं? विवेचना कीजिए। भारत के मतदान व्यवहार के प्रमुख निर्धारण कौन से हैं? व्याख्या कीजिए, ठीक है। वोटिंग बिहेवियर इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी सिस्टम। किसी भी डेमोक्रेसी, अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव द पीपल अ राइट। पीपल को आपको हक देना पड़ेगा अपने लीडर को चूज करना, एंड देन वही उसको वोट करेंगे, ठीक है। इन इंडिया इलेक्टोरल बिहेवियर हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर टाइम टू टाइम हमारा इलेक्टोरल बिहेवियर चेंज हुआ है। कैसे? ट्रेडिशनल सोशल फैक्टर्स के बेसिस पे, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के बेसिस पे, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। पहले क्या होता था, अगर आपने अपनी फैमिली में किसी से भी सुना हो तो पहले के टाइम पे जब मशीन्स नहीं आई थी तो वोट्स को ना पर्ची पे लिख के किया जाता था कि वो उन्हें जो स्लिप्स मिलती थी और स्लिप्स के ऊपर वो अपना लिखते थे कि वो इस पर्सन को वोट देना चाहते हैं और फिर उन स्लिप्स को काउंट किया जाता था। लेकिन क्योंकि इनके बेसिस पे लोग चीट बहुत ज़्यादा करते थे तो धीरे धीरे हमने क्या किया, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और हमारे क्या पास आने लगी मशीन्स, ठीक है। Therefore, understanding the contemporary trends and determinants of voting behavior in India is essential for the analyzing Indian democracy. अगर आप इंडियन डेमोक्रेसी को अच्छे से जानना चाहते हो तो आपको वोटिंग बिहेवियर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ से आपको ग्रोथ पता लगेगी इंडिया के अंदर और लोगों का व्यवहार पता लगेगा, ठीक है। मेन बॉडी, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। शिफ्ट फ्रॉम आइडेंटिटी बेस्ड टू इशू बेस्ड वोटिंग। पहले क्या था? आइडेंटिटी बेस्ड वोटिंग होती थी, ठीक है, और अब क्या होती है? इशू बेस्ड वोटिंग होती है। अर्लियर डोमिनेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। पहले क्या होता था कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे होगा, ग्रुप डिसाइड कर लिया, अपना लीडर डिसाइड कर लिया, हम तो भाई इसी को ही वोट देंगे। ये उनका होता था कि ये हमारे रिलेशन का है, हम तो इसी को वोट देंगे। इट डजेंट मैटर कि वो अच्छा चाहता है या बुरा चाहता है, हो सकता है वो बहुत ग्रीडी हो, लेकिन उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं, उन्हें फ़र्क है हमारे रिलीजन का, हम तो इसी को वोट देंगे, ठीक है। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ओवर द टाइम क्या हुआ? आज के टाइम पे किसे लीडर बनाया जाता है? जो ये अश्योरिटी देता है कि उन्हें
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सीट्स निकाली जाएंगी, कंपनियां खुलेंगी, ठीक है। जो ये अश्योरिटी देता है उसी को आज के टाइम पे वोट्स मिलता है। लीडरशिप सेंट्रिक वोटिंग, इंक्रीजिंग फोकस ऑन जो है, वेट अ सेकेंड, हाँ, इंक्रीजिंग फोकस ऑन कैरिस्मेटिक लीडर्स। कैरिस्मेटिक लीडर्स कौन से होते हैं? कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं जो आपको सपने बहुत अच्छे अच्छे दिखाते हैं कि भाई हम आपको चांद दे देंगे, तारे दे देंगे और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। करिश्मा, जिन लोगों की बातें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं उनको जो है सेंटर में लाया गया, उनको जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल और चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स, और उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था जिनको प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर ने सेलेक्ट किया है। अर्बन रूरल डिवाइड, अर्बन वोटर्स इन्फ्लुएंस बाय पॉलिसीज एंड मीडिया। अर्बन वोटर्स कौन होते हैं? वो किससे इन्फ्लुएंस होते थे? वो पॉलिसीज़ और मीडिया से इन्फ्लुएंस होते थे। पॉलिसीज़ कैसी? उन्होंने क्या नए पॉलिसीज़ निकाली हैं, क्या क्या नई जो है तरीके निकाले हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री विकास योजना, ऐसे ऐसे बहुत सारे वो चीज़ें निकली हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। और मीडिया क्या दिखा रही है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है, किस इंसान की जीतने की जो पॉसिबिलिटी है। रूरल वोटर्स स्टिल क्वीडेड बाय लोकल कंसर्न्स, रूरल लोग जो छोटे एरिया वाले गांव के लोग हैं वो किस चीज़ से डिसाइड करते थे? वो करते थे लोकल कंसर्न से कि कौन हमारी दिक्कतें सॉल्व करेगा, ठीक है, कौन हमारे गांव में पानी लेके आएगा, ये सब चीज़ें। राइजिंग रोल ऑफ यूथ एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स, और यूथ का यानी कि जो बहुत ही जवान लोग हैं जिन्होंने अभी अभी वोट देना स्टार्ट किया है, उनका रोल बहुत ज़्यादा रहा है। और फर्स्ट टाइम वोटर्स का, आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हो तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो उस चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशन एंड डिजिटल मीडिया, ये क्यों हुआ है? जैसे जैसे पता लगा कि वोटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, वहाँ से यूथ का इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है। कब बढ़ा? जब उनको पता चला एजुकेशन से एंड डिजिटल मीडिया से, ठीक है। सोशल मीडिया एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा फैक्टर है हर किसी चीज़ को लेकर। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वोटर्स, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पेट्रियार्की थी, लेकिन अब चेंज हुआ, अब वुमेन को भी अपने राइट्स के बारे में पता है, ठीक है। हाई टर्न आउट ऑफ वुमेन ने भी धीरे धीरे अपने राइट्स को जानना शुरू किया। इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स टारगेटिंग वुमेन, वेलफेयर स्कीम्स निकाली गई, स्टेट के अंदर स्कीम्स निकाली गई वुमेन को टारगेट करने के लिए। कैसा टारगेट? ताकि उनको अपने हक के बारे में पता लगे, ठीक है। आपको अकेला टारगेटिंग नहीं लिखना है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल मीनिंग होता है, ठीक है। मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, सोशल फैक्टर। वोटिंग बिहेवियर किस चीज़ पे डिफाइन करता है? सोशल फैक्टर भी, कास्ट है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, आइडेंटिटी रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल। और जो इन्फ्लुएंस करता है सबसे ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा मान्यता है, उसको सबसे ज़्यादा वोट्स दिया जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, किसी का देखो, किसी का सोशल फैक्टर होता है कि ये हमारे रिलीजन का, हम तो इसी को देंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारी पॉवर्टी को कम करेगा, हमें नौकरी दिलाएगा, हम तो उसी को वोट देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है? पार्टी आइडियोलॉजी। अब कुछ होता है ना कि आपकी फैमिली से अगर कोई पर्सन बीजेपी के साथ लिंक हो गया है तो वो पूरी फैमिली को कहेगा कि हमें बीजेपी की वोट देनी है, तो एक पार्टी आइडियोलॉजी हो गई कि हमने इस पार्टी को जो अपना आइडियोलॉजी बना लिया है और हम इसी पार्टी को वोट देंगे। रिलीजन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। मीडिया कम्युनिकेशन, टेलीविजन, सोशल मीडिया एंड इलेक्शन कैंपेन्स जो है चलाए गए मीडिया से और कम्युनिकेशन सेंटर से, ठीक है। एजुकेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, एजुकेटेड वोटर्स टेंड्स टू वोट मोर रेशनली एंड इशू बेस्ड। एजुकेटेड जो वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, वो वोट देते हैं किस बेसिस पे? अपनी इशू बेस्ड वोट्स पे, ठीक है। इशू बेसिस पे वो जो है वोट देते हैं कि कौन पर्सन के पास एबिलिटी है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले मैं आपसे अभी वो 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, जिनका आंसर देने पर आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज?
पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की क्या ड्यूरेशन है, किस समय से किस समय तक पोस्ट इंडिपेंडेंस ड्यूरेशन चला है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, उसका मतलब क्या है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के अंदर क्या आता है। ये आपके 3 वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अगर आप टाइम से दे देते हैं, सबसे पहले देंगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो आप समझेंगे। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। भारत का धर्मनिरपेक्षता पर विमर्शों पर विचार कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ कास्ट, एक्सप्लेन द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट का क्या मतलब होता है। वो पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिक्स वाले लोग जो कास्ट के बेसिस पे लोगों को इन्फ्लुएंस करके वोट लेते हैं। सेक्युलरिज्म का देखो, सेक्युलरिज्म का एक बेसिक मीनिंग होता है, सेक्युलरिज्म डिफाइन करता है कि आप जो है वो रिलीजन को गवर्नमेंट से यानी कि पॉलिटिक्स से दूर रखो। ठीक है, क्यों कहा गया है, क्योंकि रिलीजन जो है वो लोगों को इमोशनल कर देता है। वो इमोशन में आके जो है अपना डिसाइड करते हैं, और यू कैन नॉट डू पॉलिटिक्स विद इमोशन। आप पॉलिटिक्स को इमोशन के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल काम है, ये आप इमोशन से लीड नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को धोखा देके ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंडियन सोसाइटी इज डीपली pluralistic where religion and caste play a significant role in shaping social and political life. रिलीजन और कास्ट चाहे आप कितना ही डिनाई करने की कोशिश कर लो, इंडिया के अंदर आज भी रिलीजन और कास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडोप्टेड सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल टू एंश्योर इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने सेक्युलरिज्म लगाना स्टार्ट किया ताकि सभी रिलीजन के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए। एट द सेम टाइम कास्ट कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस सोशल रिलेशंस एंड ग्रेजुअली बिकम पॉलिटिसाइज्ड। ओवर द टाइम उन्होंने कास्ट पे तो फिर भी वो नहीं कंट्रोल कर पाए, कास्ट तो फिर भी लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी सोशली। ठीक है, और रिलेशंस पे एंड ग्रेजुअली बिकेम पॉलिटिसाइज। और जैसे जैसे पॉलिटिशियंस को पता लगा कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, कास्ट विल ऑलवेज रिमेन अ वेरिएबल विच कैन नॉट बी इरेज्ड। कास्ट एक ऐसी चीज़ है जो नहीं वो इरेज कर सकते लोगों के दिमाग से, तो उन्होंने इसी चीज़ को जो है अपनी पावर बना लिया, कास्ट को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, कास्ट को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, जो कि एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। दिस डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म एंड कास्ट हैव एनरेज्ड एज सेंट्रल डिस्कोर्सेज इन इंडियन पॉलिटिक्स, और इसी वजह से एमर्ज्ड एज सेंट्रल डिस्कोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, मेन बॉडी मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट अ स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। ये कहता है कि एक स्टेट का कोई तो रिलीजन नहीं है। ठीक है, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है और ना इसकी कोई लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, स्टेट का और रिलीजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स को इक्वली जो है ट्रीट किया जाए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करती है। आर्टिकल 25 to 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, डिबेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, सेक्युलरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है। सेवरल डिबेट्स सराउंडेड द सेक्युलरिज्म इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वालिटी, पॉलिटिकल डिबेट, अपीजमेंट वर्सेस इंक्लूजन।
सोशल डिबेट, माइनॉरिटी राइट्स एंड मेजोरिटिज्म। माइनॉरिटी राइट्स, छोटे छोटे बच्चों के भी अधिकार है, कुछ कुछ रूल्स हैं, ठीक है। क्रिटिकल व्यूज, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। अब उन्होंने सेक्युलरिज्म कह तो दिया कि लगाएंगे, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, असली ज़िंदगी में लागू करना वॉज नॉट दैट ईजी, आसान नहीं था। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कास्ट। कास्ट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द बर्थ एंड हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन यानी कि आपकी फैमिली कौन से समाज से बिलोंग करती है, ठीक है, और आपकी फैमिली की हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन क्या है, कि सालों से पुरुषों से आपकी जो, पुरुषों से नहीं, वो कुछ होता है ना कि बहुत सालों से आपकी फैमिली क्या की जा रही है। जैसे एक होता है ना कि महल है, तो महल में राजा रानी होते हैं, तो हमारी फैमिली राजाओं से आती है। कुछों की होती है कि हमारी फैमिली जो है दास दासी की फैमिली से आते हैं, तो वो चीज़ डिफाइन करती है आपकी कास्ट को, ठीक है। बर्थ बेस्ड मेंबरशिप एंड इंडोगैमी, ठीक है। सोसाइटी हिरार्की, सोशल हिरार्की क्या है, आप किस तरीके के लोगों से आप जो है रिलेट करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है दलित्स, ठीक है। दलित्स के साथ कितना कुछ हुआ, तो दलित भी एक कम्युनिटी है लोअर क्लास के लोगों की, ऐसा कहा गया है, ठीक है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल रोल्स, ऑक्यूपेशन के रोल्स क्या है, आपकी फैमिली मतलब कि पहले से क्या क्या करती आ रही है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कास्ट को पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ा गया, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट रेफर्स टू द यूज ऑफ कास्ट आइडेंटिटी फॉर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न्स, कास्ट के बेसिस पे वोटिंग होने लग गई। एमरजेंसीज ऑफ कास्ट बेस्ड पार्टीज, कास्ट के बेसिस पे पार्टीज बनने लग गई। रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, सोशल इंजस्टिस एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब सोशल जस्टिस की और आइडेंटिटी की अलग ही पॉलिटिक्स बन गई, ठीक है। लिंक बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड सेंट्रल पॉलिटिक्स, सेंट्रल पॉलिटिक्स और सेक्युलरिज्म के बीच में क्या क्या जो है लिंक बना। बोथ आर फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बोथ इन्फ्लुएंस्ड बाय डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। भाई दोनों की दोनों रिप्रेजेंट तो डेमोक्रेसी की ही करती हैं, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर। अब प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये उसको रिप्रेजेंट करती हैं। बोथ चैलेंज द स्टेट न्यूट्रलिटी, स्टेट के अंदर एक न्यूट्रल रिस्पेक्ट लाना कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में ये इंश्योर करती है, ठीक है। कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या इम्पैक्ट आया है, ठीक है। भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कास्ट हैज़ बीन सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट एक बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट, काफ़ी सालों से चलता आ रहा एक फैक्टर है जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कास्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द सोशल आइडेंटिटी इनटू पावरफुल पॉलिटिकल रिसोर्सेज, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दलित मोबिलाइजेशन, मैंने आपको अभी बताया कि दलित मोबिलाइजेशन हैज़ प्लेस्ड अ क्रूशियल रोल इन रीशेपिंग इंडियन पॉलिटिक्स बाय चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल पावर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या पता लगती है कि सबसे पहले कास्ट के बेसिस पे जो ऑपरेशन आना स्टार्ट हुआ था, लोग खिलाफ होने स्टार्ट हुए थे, वो कौन से थे? दलित लोग थे। दलित लोग कौन थे? बहुत ही नीची प्रजाति उस टाइम पे उनको माना जाता था, ठीक है, जिनको बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता था। लेडीज़ को, जेंट्स को, हर प्रकार, मतलब दलित्स को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। इट डजेंट मैटर वो स्कूल में है, वो कहीं पे भी कंपनी के अंदर है, वो कहीं साहूकार के पास काम कर रहे हैं, ठीक है। मेन बॉडी, अब देखो मेन बॉडी, इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ऑन सोशल इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स पे कास्ट का क्या रोल रहा है? वोटिंग बिहेवियर, लोग वोट करते थे कास्ट को देखकर,
ठीक है, कास्ट आइडेंटिटी मिला लेंगे, ये हमारी प्रजाति का है या नहीं, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज कंसीडर कास्ट वाइल सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स एंड फॉर्मिंग अलायंसेस। अब सिर्फ लोगों की ही गलती नहीं बताई गई है, अब ये पॉलिटिशियंस की भी गलती है। वो अलायंसेस, वो जो है लोगों से अपना एक अलायंस बनाना, लोगों के साथ रिलेशन बनाना, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रिलेशन बनाते थे जो कि कैंडिडेट्स थे उन्हीं की कास्ट के। इमरजेंसीज ऑफ कास्ट बेस्ड लीडरशिप, कास्ट बेस्ड लीडरशिप को बनाया गया। पॉलिसी मेकिंग स्पेशली रिलेटेड टू द रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। क्रूशियली क्रिटिकली वाइल caste has expanded participation, it also weakened issue based policies, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जाति राजनीति की आलोचनात्मक व्याख्या, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, अच्छा देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रहे हैं, जब कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर आई है तो उसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी रहे हैं। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अंदर बहुत अच्छे से वो लोग एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने लग गए, ठीक है। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन भी लोगों का स्टार्ट हुआ। नेगेटिव एस्पेक्ट, आइडेंटिटी बेस्ड पोलराइजेशन, आइडेंटिटी के बेसिस पे अपनी ग्रुप्स को डिफाइन करते थे। वीकनिंग ऑफ नेशनल एंड डेवलपमेंटल इशू, अब ये इसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है कि नेशन वाइज उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वीकन किया जा रहा है। रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल डिविजन्स, सोशली ग्रुप्स डिवाइड होने लग गए, ठीक है। मीनिंग ऑफ दलित मोबिलाइजेशन, दलित मोबिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। दलित की लामबंदी का अर्थ, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित्स, दलित्स के लिए अलग ही चलता था, उनके लिए अलग ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी। कलेक्टिव स्ट्रगल फॉर राइट्स, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, उनकी शुरुआत ही इस चीज़ से हुई क्योंकि उनको राइट नहीं मिले, उनकी इज्जत नहीं की जाती थी, डिग्निटी नहीं, और इक्वालिटी तो उनको मिली ही नहीं थी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रोवाइडेड आइडियोलॉजीज लीडरशिप टू द दलित मोबिलाइजेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है आइडियोलॉजीज़ को प्रोवाइड किया दलित मोबिलाइजेशन, दलित लोगों के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है अपना कदम बढ़ाया। इम्पैक्ट क्या हुआ ऑफ दलित मोबिलाइजेशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, एमरजेंसी ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, एमरजेंसी के अंदर नई पार्टियां बनी जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। पॉलिसी रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस, दलित्स के लिए अलग से जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेजेस बनाए गए, आर्टिकल्स बनाए गए। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एट स्टेट एंड नेशनल लेवल, अब स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली एक अलग होगी और नेशनल चीज़ों को करने वाली एक अलग होगी, जैसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट को कौन सी गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जो नेशनल को करती है वो करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। शिफ्ट इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स टुवर्ड द इक्वालिटी एंड राइट्स, दलित पॉलिटिक्स मेड इंडियन डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव, दलित डेमोक्रेसी पे आने से इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हुआ है, ठीक है। क्रिटिकल असेसमेंट एट दलित मोबिलाइजेशन ऑल्टर्ड पावर रिलेशन, दलित मोबिलाइजेशन के आने से पावर जो है वो शिफ्ट हुई है, ठीक है। At times it leads to narrow identity politics. Nevertheless, it remains a major force of social injustice. Social injustice का एक बहुत सोशल इंजस्टिस को कम करने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है दलित मोबिलाइजेशन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एग्जामिन द इशू of affirmative action policies in India. Do you think they have been healthy for Indian democracy? Critically evaluate the implementation of affirmative actions for policies in India. भारत में सकारात्मक कार्यवाही नीतियों के मुद्दे का परीक्षण कीजिए। क्या आपके विचार में भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध हुए हैं? भारत में सकारात्मक कार्यवाही के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? क्वेश्चन कहता है कि
अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ के इंडिया के अंदर आने से क्या क्या इशू क्रिएट हुआ है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं? डू यू थिंक दे हैव बीन हेल्थी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? क्या अफर्मेटिव एक्शन पॉलिटिक्स का इंडिया के अंदर प्रॉफिटेबल रहा है? क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ है? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंडियन सोसाइटी हैज़ हिस्टोरिकली बीन मार्क्ड बाय डीप सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़। इंडिया को हिस्टोरिकली जाना गया है डीप सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ से, कि भाई इन नॉर्मल चीज़ों के अंदर भी इनइक्वालिटी की जाती थी, रूटेड इन कास्ट हिरार्की। किसके बेसिस पे? कास्ट हिरार्की के बेसिस पे। ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक सबसे ज़रूरी दो चीज़ें लिख लो, बहुत ज़रूरी। एक तो कास्ट हिरार्की बहुत मेजर रोल प्ले करती है, एक करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एंड पॉवर्टी। The marks makers of Indian Constitution recognize that mere legal equality would not be sufficient to achieve social justice. Social justice पे लाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। किताबें बना के रूल्स की लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उनको ये चीज़ पता लग गई थी। अब क्या हुआ? अब उन्होंने पॉजिटिव एक्शन और अफर्मेटिव एक्शन जो है अडोप्ट किया। किस लिए? टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिले, एंड डेमोक्रेटिक इंक्लूजन एंड हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप का क्या मतलब है? वो लोग जो रिलीजन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, वो लोग जो नए सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा उल्लंघन करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करते, खुद तो सपोर्ट नहीं करते और अपनी कम्युनिटी को भी कहते हैं कि तुम भी मत करो। उन लोगों का उन्होंने क्या इलाज किया? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एक्शन। Positive action refers to the set of state policies designed to provide special support, opportunities and educationally backward groups. Positive action जो है वो एक स्टेट पॉलिसी है जिसे डिज़ाइन किया गया, जिन्हें जो है स्पेशल सपोर्ट दिया जाता। किन लोगों को? उन लोगों को जो एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप से हैं, जो कि नीची प्रजाति में आते हैं। द अंडरलाइंग आइडिया दैट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल ग्रुप्स perpetuates to inequality and therefore disadvantaged groups require preferential measures attain sustainability equality. इनका मानना है कि भाई अगर आपको हर तरीके से इक्वालिटी लानी है तो स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी उन लोगों पे जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि गरीब में आते हैं और जो कि जो है कास्ट के बेसिस पे नीचे बिलो करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव एक्शन के लिए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया गया? आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भाई लॉ से पहले तो एजुकेशन आती है, इक्वालिटी आती है, सॉरी, लॉ से पहले तो इक्वालिटी आती है कि पहले तुम एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करो। आर्टिकल 15(4) एंड 15(5) स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। भाई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को या फिर बैकवर्ड क्लास को, दलित्स को बिलोंग करते हैं, उनको जो है स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड की जाएंगी। कौन सी स्पेशल प्रोविजंस? आज के टाइम पे भी आप देखोगे ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और ये भी जो भी कास्ट होती हैं, इनको जो है हर एक गवर्नमेंट के में उनको ना छूट मिलती है। अगर वो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 5%, 10-15%, 15% उनको ना छूट मिलती है सीट्स पे। उनके लिए रिजर्व करके रखी जाती हैं सीट्स। पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी जगह हो, क्यों? ताकि वो प्रमोट कर सकें, ठीक है। रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने बताया 16(4) क्या रिजर्व करता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई जो भी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की जो भी जॉब्स निकलेगी ना, उनके पास इन लोगों के लिए एक स्पेशल सीट तो होगी कि ये इनके लिए रिजर्व है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड OBC। SC, ST एंड OBC के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक जो है उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। दिस प्रोविजंस एम्फसाइज सोशल जस्टिस एज कोर डेमोक्रेटिक। उनके हिसाब से ये एक कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू को डिफाइन करता है। फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्शंस इन इंडिया। पॉजिटिव एक्शंस क्या क्या लिए गए? रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी यानी कि ऑलरेडी रिजर्व करके रखा गया, बचा के रखा गया। किसके लिए?
हर टाइप के लोगों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पढ़ाई में रखा गया, गवर्नमेंट जॉब्स में रखा गया एंड लेजिस्लेचर में रखा गया। वेलफेयर मेजर्स क्या क्या रहे, क्या क्या उनको मिला? स्कॉलरशिप्स मिली, ठीक है। स्कॉलरशिप्स तो आज के टाइम पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हॉस्टल्स के उनको दिया गया। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स का क्या है? अगर आप जैसे आप DU सोल में हैं तो आपने देखा होगा कि DU सोल के अंदर भी ना फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है स्टूडेंट्स को, जो वीकर फैमिलीज से आते हैं उनको जो है दी जाती है स्कॉलरशिप्स, ठीक है। फाइनेंशियल कुछ प्रोग्राम है जहाँ तक मुझे ठीक से याद हो, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इम्पैक्ट क्या हुआ है अब? Positive action has played significant role in shaping Indian democracy. Increased participation of marginalized communities ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। Diversification of political leadership के अंदर चेंज आया है, लोगों ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है। Strengthening of inclusive democracy and enhancement of social mobility. अब पहले लोग अगर उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया तो उस ग्रुप के अंदर ही रहेंगे, लेकिन अब जो है लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है, लोगों को समझना स्टार्ट किया है, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मेजर क्रिटिसिज्म क्या था? मेजर क्रिटिसिज्म था एलिजिड डायलेशन ऑफ मेरिट, ठीक है। राइज ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स तो फिर भी रहा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स का उस टाइम पे लोगों को लगता था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो है वो लोग इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द क्रीमी लेयर प्रॉब्लम उसे कहा जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या क्या आने लग गए? इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, अब बोल तो दिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाई जेन्युइन बेनिफिशियरीज, डिफिकल्टी इन आइडेंटिटी। अब देखो उस टाइम पे कोई आधार कार्ड नहीं होता था, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई पर्सन जाके बोल दे कि मैं दलित हूँ तो उसको मान लेते थे और फिर उसको बेनिफिशियरी दे देते थे। तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था कि ये पर्सन जेन्युइन है, ये बात सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। लैक ऑफ पीरियडिक रिव्यू, और वो रिव्यू भी नहीं कर पाते थे। आज आप कोई भी चीज़ करते हो तो अब रिव्यू किया जाता है। अगर आप पासपोर्ट बनवाते हो तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे, ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट्स एंड नीड टू रिफॉर्म, लिंक अफर्मेटिव्स एक्शंस, वेट अ सेकेंड, हाँ, link affirmative actions with economic backwardness, reassesses existing criteria and making policy more dynamic and review based. अब उन शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए क्या किया गया? रीअसेसिंग एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया जो उन्होंने बना दिया, SC ST के लिए सीट तो छोड़ दी, लेकिन उसको रीअसेस किया गया, उस क्राइटेरिया को दोबारा से डिफाइन किया गया। पॉलिसीज़ बनाई गई कि भाई जो चीज़ आप बोल रहे हो उसको पहले हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू टाइम को बताएं, और फिर वो ग्रुप्स बनाए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बनाए जो इस चीज़ को इन्फोर्स करेंगी। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन पंजाब एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पोज अ थ्रेट टू द नेशनैलिटी इन इंडिया? डिस्कस, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रोल ऑफ इन पॉलिटिकल पार्टी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। पंजाब और उत्तर पूर्व राज्यों के अलगाववादी आंदोलन ने किस प्रकार भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न किया, विवेचना कीजिए। ये पूछना चाह रहा है कि भाई जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल सिस्टम का कैसे उन्होंने विरोध किया है, ठीक है। उन्होंने कैसे सेपरेट खुद की एक मूवमेंट बनाई गई है पंजाब की। अभी कुछ थोड़े ही टाइम पहले भी तो हुआ था ना कि उनको अपना एक अलग ही स्टेट चाहिए, उनको अपना अलग ही एक वो कंट्री चाहिए पंजाबियंस ने। तो ये भी कैसे एक थ्रेट, कैसे एक जो है नेशनल कंट्री को, नेशनल सिक्योरिटी को वो थ्रेट कर रहे हैं, एक जो है धमकी दे रहे हैं, ठीक है।
तो हम प्रस्तावना से, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री मार्क्ड बाय द सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक religion pluralism. After independence, one of the major challenges by India were the maintain national unity while strengthening democratic institutions. In this process, political parties played a crucial role in the representing people's aspirations. At the same time, separatist movement in Punjab and northeastern states posed a serious threat to the India's national unity. Therefore, it is important to examine these movements along with the meaning, role and types of political parties. ये कहना चाहता है कि भारत जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। यहाँ के लोग कल्चर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के बाद ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने लग गया। क्यों? तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, ठीक है। मेन बॉडी सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन पंजाब एंड नेशनल थ्रेट यूनिटी। देखो, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि पंजाब ने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया उससे नेशनल थ्रेट हुआ, ठीक है। उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट का इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि नेशनल सिक्योरिटी तक बात पहुंच गई थी। द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन पंजाब पर्टिकुलरली खालिस्तान, हाँ खालिस्तान, particularly Khalistan movement in 1980s emerged due to the religion identity political। अब वहाँ पे वही बात आ गई कि रिलीजन को उन्होंने जब प्रायोरिटी बनाया और उन्होंने अपनी कंट्री चाही, तो सिख स्टेट, एक सेपरेट सिख स्टेट उनको चाहिए। वे आर ग्रेजुअली टर्न्ड वायलेंट टेररिज्म एंड असैसिनेशन एंड अटैक्स ऑन पंजाब इंस्टीट्यूशंस। तो फिर जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने टेररिज्म यानी कि डराना, धमकाना, वायलेंस, लोगों को पीटना स्टार्ट किया। और हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन अटेम्प्ट भी किसने किया था? पंजाबियों ने किया था, ठीक है। सिख लोगों ने किया था जो एक सेपरेट स्टेट चाहते थे। सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। Separatist movement in northeastern state were rooted in the ethnic identity, historical neglect and cultural distinctiveness and economic underdevelopment. इकोनॉमिकली अंडरडेवलप्ड था स्टेट, उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं फोकस किया जा रहा था, ठीक है। और उसी टाइम पे सिख लोगों को यानी कि जो खालिस्तानीज़ को जो है एक मौका मिला वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करने का, ठीक है। अब स्टेट्स लाइक नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर विटनेस प्रोलॉन्ग्ड इंश्योरेंसीज। इनका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ा है। आर्म स्ट्रगल एंड डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड वीकेंड नेशनल इंटीग्रेशन। द रीजन्स जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द प्रॉब्लम। अब क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टेट्स के बहुत ही ज़्यादा पास है, तो इसी वजह से ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सी वाली? कि क्यों उसका नेशनल जो है ये इशू क्यों बना? क्योंकि वो जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बहुत ही ज़्यादा पास है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इन ऑफ सेपरेटिस्ट चैलेंजेस। डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन क्या क्या हुए? डिस्पाइट द सीरियसनेस ऑफ दीज चैलेंजेस, इंडिया रिलाइड लार्जली ऑन द डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। इंडिया ने जब ये सब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ के बेसिस पे उनको समझाने की कोशिश की। पीस अकॉर्डेंस, हमें शांति चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूजन ऑफ रिलीजन लीडर्स इनटू द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हेल्प द रिड्यूस वायलेंस एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। इन चीज़ ने हेल्प की, ठीक है। पॉलिटिकल नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। सिख लोगों का जो है पॉलिटिकली उन लोगों को समझाया गया, उनके एक लीडर के साथ नेगोशिएट किया गया, तब जाके उनको थोड़ा बहुत जो है शांत किया गया, ठीक है। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन पॉलिटिकल आइडियाज, सीक टू गेन पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि पावर अटेन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, ठीक है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होता है, काम क्या होता है? ये एक लिंक होता है सिटीजन का और गवर्नमेंट का, आम आदमी का और संविधान का, गवर्नमेंट का, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये वोटर्स की मदद से बनते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड लीडरशिप, और ये लीड कर रहे होते हैं लोगों को, ठीक है। हमारी जो है इंडिया को आगे बढ़ाने का काम जो है इनका होता है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ किस किस तरह की होती हैं, राजनीतिक दलों का प्रकार। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़, ठीक है, जो हमारे नेशनल लीडर्स होते हैं, एंड रिलीजन पार्टीज़, जो रिलीजन के बेसिस पे हमारी पार्टीज़ बनती हैं, ठीक है। तो इंडिया फॉलोज अ मल्टी पार्टी सिस्टम विच हैज़ स्ट्रेंथन ड्यूरिंग डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिवनेस, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, हाउ हैज़ कम्युनलिज्म अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कम्युनलिज्म का मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म क्या फ़र्क है, ठीक है, और इसने इंडियन डेमोक्रेसी में क्या फ़ायदा या नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। कम्युनलिज्म हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट चैलेंजेस इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। सोसाइटी और पॉलिटिक्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? कम्युनलिज्म है। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी as a basis of political mobilization and social diversion. Communalism in India did not emerge suddenly after independence. Rather, it has deep roots in British colonial rule. In independent India, both majority and minority communalism have significantly influenced the structure and functioning of Indian democracy. तो ये कह रहा है कि भाई आज़ादी के बाद भी हम कम्युनलिज्म को अपने इंडिया से नहीं बाहर निकाल पाए। रीज़न क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में घुसा दिया था, इतना ज़्यादा दिमाग में उनके बिठा दिया था कि उन्हें निकालना बहुत मुश्किल था, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म, हम मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म समझते हैं। कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी ओवर द नेशनल इंटरेस्ट। कम्युनलिज्म का मतलब है एक हाई सोसाइटी ऑफ लोग है, पीपल है, और जो भी इंटरेस्ट है, जो ये लोग चाहते हैं वही ही होगा। नेशनल इंटरेस्ट कुछ नहीं, लोगों का भला हो रहा है बुरा हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सोसाइटी हाई सोसाइटी पीपल है, इन लोगों की मांगे पूरी होनी चाहिए, ये कम्युनलिज्म का मतलब है। प्रमोट्स hostility and mistrust towards other communities. It undermines the social harmony and democratic values. कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म के रहने से हमारी सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होती है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों का इंटरेस्ट जो है ऊपर रख रहे हैं बाकी सबसे, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन मेजर एंड माइनर कम्युनिटीज़। मेजर और माइनर कम्युनलिज्म में क्या फ़र्क होता है? मेजर अराइजेज when the religion majority seeks to dominate the state, culture and political system by identifying the nature with one religion. जिस स्टेट का एक ही रिलीजन है, ठीक है, वो होता है मेजर कम्युनलिज्म की। अगर यहाँ पे मेजर एक ही तरह के लोग हैं तो इनकी ही चलेगी। अब इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे चाहे 5 ही लोग क्यों ना हो, जो है मेजॉरिटी अगर ये है तो यहाँ पे 5 जो है अलग रिलीजन के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की मांगे पूरी होंगी, इन्हें प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। It often promotes a cultural uniformity and marginalizes minorities. अभी मैंने बताया आपको, minority communalism on the other hand develops due to the insecurity, fear and marginalization among the minority communities. माइनॉरिटी कम्युनलिज्म क्या होता है? ये जो है बढ़ता है लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी, डर और मार्जिनलाइजेशन ड्यू टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी में है ये लोग हाई स्टैंडर्ड वाले लोग, तो इनको इनसिक्योरिटी और फियर होता है। इट एम्फसाइजेज द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। अब ये इस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं रिलीजियस आइडेंटिटी कह के, एंड मे डिमांड स्पेशल सेफ गार्ड एंड पॉलिटिकल सेपरेशन। और अब उनको सेफ गार्ड भी चाहिए, अब हमारी जो है हमें सेव करो, हमें बचाओ, ये लोग चाहते हैं। ओरिजिन ऑफ कम्युनलिज्म इन ब्रिटिश रूल। अब क्योंकि ये चीज़ डेवलप की थी ब्रिटिश ने, तो उसका ओरिजिन हुआ कैसे? कम्युनलिज्म इन इंडिया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल थ्रू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने किया, हम तो अलग कर दो और राज करो, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, communal represents the religious
कैटेगराइजेशन इन सेंसेस डिपेंड। अच्छा देखो, उन्होंने उस टाइम पे क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक जो रिलीजन है ना, उसके ग्रुप एक साथ रह रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो एक रिलीजन के हैं तो ये एक साथ रह रहे हैं, ये जो है कुछ लोग हैं ये दूसरे रिलीजन के हैं, ये दूसरी जगह रह रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये जो ऑलरेडी है, उन्होंने उनको फैक्टर तो मिल ही गया, उन्होंने जो है इस पे अपने आप को अंदर लाया और फिर उन्होंने रूल करने की कोशिश की। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलिज्म ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। कम्युनलिज्म का इंडियन डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ता है? इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, कम्युनलिज्म हैज़ इफेक्टेड डेमोक्रेसी बाय इन्फ्लुएंसिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। वोट देने में लोग जो है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ करने लग गए, क्योंकि सेम रिलीजन सेम वोट, हमारी रिलीजन का है तो हम ही वोट देंगे। और कम्युनल वायलेंस होने लग गया, वायलेंट होने लग गए लोग। ठीक है, जो भी इस चीज़ को कम्युनलिज्म को नहीं फॉलो करता था उनके साथ वायलेंट बिहेवियर किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को चेंज करता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सब समान है, लेकिन कम्युनलिज्म कहता है कि नहीं, हम तो ऊंची प्रजाति के लोग हैं, हमारी बात माननी चाहिए। ठीक है, ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का एक ब्रॉड कॉन्सिक्वेंस जो है उसका रिजल्ट क्या निकला? कम्युनलिज्म डिसरप्टेड सोशल हार्मनी, कॉन्ट्रीब्यूटेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर पार्टीशन हुआ, कैसे हुआ? कम्युनलिज्म की वजह से, कि भाई हम तो ये मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं, हम यहाँ पे हिंदू हैं, हम इनकी बात क्यों माने और हम इनकी बात क्यों माने। ठीक है, कंक्लूजन आप आई होप लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, कम्युनलिज्म जो है वो इमोशन से भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ हैव न्यू लिबरल पॉलिसीज अफेक्टेड द वेलफेयर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? कमेंट ऑन द ग्लोबलाइजेशन हैज़ चेंज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, इंट्रोडक्शन। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया adopted the model of welfare state aimed at ensuring social injustice, equality and inclusion. ठीक है, however the adoption of neoliberal policies since 1991, कब की गई थी इनको, कब अडोप्ट किया था? 1991 में। ठीक है, of globalization have significantly transformed the nature and role of Indian state. These have raised critical questions about whether the welfare character of Indian state has weakened or whether the globalization has reshaped the state into market oriented entity. ठीक है, तो नियो लिबरल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले नियो लिबरल एम्फोसाइज द लिबरेशन, privatization and globalization, advocating the minimal state and intervention of and greater role in the market force in India. These policies were introduced in the economic reforms 1991. ठीक है, तो ये क्या एम्फोसाइज करता है? लिबरेशन, प्रिवेंटिसाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एडवर्टिंग मिनिमल स्टेट इंटरवेंशंस। नई नई इंटरवेंशंस का आना कब शुरू हुआ था? 1991 में हुआ था। इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन स्टेट। वेलफेयर कैरेक्टर्स का क्या इम्पैक्ट रहा? Neoliberal reforms reduce the state's role as a direct provider of welfare resources. Neoliberal reforms ने क्या किया? स्टेट के रोल को ही कम कर दिया, कि वो डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू फैसिलिटेट अ मार्केट लेड ग्रोथ। और उन्होंने जो है इसको मार्केट के अंदर लाना शुरू कर दिया। ठीक है, सेक्टर सच एज हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इसका साफ साफ कहना क्या है? पहले है ना हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी क्या? एजुकेशन थी। ठीक है, हमारे लिए हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनवाती थी, आज भी है, एजुकेशन है, हेल्थ है। लेकिन नियो लिबरल पॉलिसी क्या कहती है? कि आप गवर्नमेंट को कहती है कि आप डायरेक्टली मत करो, आप जो है हमें दो, हम मार्केट में उस चीज़ को बेचेंगे। ठीक है, आज जैसे आप देख रहे हो कि आज प्राइवेट स्कूल्स कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल में सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जिनकी फैमिलीज जो है अफोर्ड नहीं कर पाती है, वरना आज आप भी बहुत सारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं। ये क्या है? ये नियो लिबरल पॉलिसी है और ये कब आई थी? 1991 में आई थी। हालांकि यही सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट।
नेचर क्या बदला, कैसे बदला ग्लोबलाइजेशन की मदद से. Globalization and integrated India into the global economy, increasing the influence and multinational corporations and international financing institutions. This limited the state's policy autonomy to the some extent. The Indian state gradually evolved into the regulatory state, focusing on the creating a favorable environment for investing rather than directly delivering welfare. ये कह रहा है कि भाई डायरेक्टली कोई चीज़ देने से अच्छा उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया, उन्होंने ऐसी कंपनीज बनाई जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे और फिर आप जो है उन चीज़ों को पा सकोगे. ठीक है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या आए. व्हेन ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड द इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल advancement and consumer choice, it also weakened the labor protection, expanded informal employment and reduced social security. अब क्योंकि जो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही थी वो आपको मार्केट के थ्रू एक प्राइस के अंदर मिल रही है, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट हर एक पर्सन उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर पा रहा है. उससे क्या, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम हुई है. ठीक है. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है. तो ये चीज़ें बहुत बड़े फैक्टर थे. फ्रॉम वेलफेयर स्टेट टू द रेगुलेटरी स्टेट, द इंडियन स्टेट today exhibits a mixed character, continuing welfare schemes on one hand and while promoting market oriented reforms on the other. The transformation reflects the combined impact of neoliberal and globalization. इंडियन स्टेट्स जो है आज वो एक मिक्स्ड कैरेक्टर बन गए हैं कि वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चल रही हैं एंड वाइल प्रोमोटिंग मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स. और वही चीज़ जो आपको फ्री में मिल रही है और जो आपको जो है मार्केट के अंदर मिल रही है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना दिया गया है. हालांकि इतना है नहीं. गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है. ठीक है. लेकिन वो प्रमोट क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की नॉलेज को कर रहे हैं. ठीक है. तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है इससे. तो ये चीज़ मैटर करती है. अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पर. ठीक है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. कम्युनल राइट्स इन इंडिया. ठीक है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कोalition पॉलिटिक्स एंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया. कम्युनल राइट्स क्या है. ठीक है. भारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. भारत में सांप्रदायिक दंगे, चुनाव सुधार, गठबंधन की राजनीति और भारत में धर्म निरपेक्षता. ठीक है. कम्युनल राइट्स इन इंडिया आर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अंदर वायलेंट यानी कि मारपीट जो चलती है. ठीक है. उसे कम्युनल राइट्स कहते हैं. द कॉलोनी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल स्ट्रेंथन्ड. इसका सबसे बड़ा रीज़न है ईस्ट इंडिया कंपनी का डिवाइड एंड रूल तरीका. और पोस्ट इंडिपेंडेंस ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और इसको ट्रिगर किया जाता था पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से, रिलीजियस पोलराइजेशन से एंड रूमर्स से. ठीक है. और ये थ्रेटन क्या करते थे, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल यूनिटी को थ्रेटन करते थे. सेक्युलरिज्म को, जहाँ पे पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होता है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एम्स टू मेक द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड डेमोक्रेटिक. इलेक्टोरल फॉर्म्स जो हमारा वोटिंग सिस्टम है वो ओवर द टाइम्स उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है. आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे वोटिंग जो काउंटिंग होती है वो भी कभी कभी लाइव स्ट्रीम करके दिखाते हैं. क्यों? ताकि हमारा सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट हो सके, फेयर हो सके और डेमोक्रेटिक हो सके. ठीक है. मेजर रिफॉर्म्स इंक्लूड लोअरिंग वोट एज टू 13 ईयर्स. सॉरी, इज इट 13 और 18? हाँ, 18. जो हमारा एक तरीका है वोटिंग को प्रमोट करने का, उन्होंने उसकी एज ही 18 साल तक लगा दी है. द इलेक्शन कमीशन यूज EVM एंड VVPTA's रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इन्फॉर्मेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स. अब अभी जो है आपको पता होगा कि अगर आपको अपना वोटिंग कार्ड बनाना है तो आपका एक प्रॉपर कार्ड बनता है. ठीक है. These reforms seek to curb the influence of money power, muscle power and caste religions based on politics. ठीक है. अब हम चलते हैं कोalition पॉलिटिक्स.
कोalition गठबंधन की राजनीति क्या होता है? Coalition politics refers to the formation of government by alliance of multiple political parties where no single party secures a majority. किसी भी सिंगल पार्टी, कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, लगभग सभी के लोग सेम हैं. इन इंडिया कोalition parties become the prominent in 1989. 1989 में ये चीज़ें प्रोमिनेंट हुई, लगातार होना शुरू हुई. क्यों? क्योंकि रीजनल पार्टीज बढ़ गई. ठीक है. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हुई फेडरल बैलेंस की, वाइडर रिप्रेजेंटेशन एंड कंटिन्यूस बेस्ड ऑन गवर्नेंस. ठीक है. सेक्युलरिज्म इन इंडिया. सेक्युलरिज्म इन इंडिया कब हुआ? भारत में धर्मनिरपेक्षता. सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है भाई? सीधी बात है, पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे जो है नहीं होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए. जहाँ पर आप पॉलिटिक्स की बात ले आओ वहाँ पे रिलीजन को कंसीडर ही नहीं करना है. ठीक है. सेक्युलरिज्म इन इंडिया मतलब इक्वल रिस्पेक्ट, सभी रिलीजन को इक्वली करो. स्टेट न्यूट्रलिटी इन रिलीजन मैटर. रिलीजन के मैटर पे नहीं आएगा कोई भी पॉलिटिक्स. ठीक है. अनलाइक वेस्टर्न secularism, the Indian model does not imply strict separation between state and religion. Unlike जो दूसरी कंट्रीज़ है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, उसके बेसिस पे वो नहीं करते कि हमारा स्टेट अलग होगा और रिलीजन अलग होगा. नहीं, यहाँ पे आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि भाई आपको अपना रिलीजन चूज़ करने की पूरी फ्रीडम है. आप एक दिन में चाहे 100 रिलीजन चेंज करो, इसको गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस फ्रॉम कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस पोलराइजेशन. रिलीजियस पोलराइजेशन की वजह से आज भी इसको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ठीक है. तो यहीं पर हमारा एंड होता है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लो, समझ लो, कर लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है ये ज़रूरी. ठीक है. ऑल द बेस्ट.